हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो नए सत्र में नया चैप्टर लेके आ रहे हैं हम आज। और हमारा चैप्टर है मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उसको हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप से रहेगा और फिर इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर तरीके से एक एक स्ट्रक्चर को आपको समझाना पड़ेगा। तो उसी का अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को समझते जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मानव में जनन, ओके। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देखो आपको पहले कौन सी बात जाननी है? पहली बात तो ये जाननी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। बहुत कॉमन सी प्रोसेस है और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी अगर आप रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन समझा रहे हो तो क्या समझाओगे कि आप ये बताओगे कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है भाई। इसका मतलब है जैविक प्रक्रम, एक ऐसा जैविक प्रक्रम जो सिर्फ जीवों में होता है, निर्जीव चीजों में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक जीव, चाहे कोई भी हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, कोई भी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, कोई भी है जीव, वो एक अपने पेरेंट से यानी एक अपनी मात्र कोशिका से नई कोशिका बना लेता है। या फिर आप कहोगे कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक जीव अपने समान नई संतति तैयार कर देता है। समान का मतलब ये नहीं है कि हूबहू, समान का मतलब ये है कि उसके जैसा, जैसे आम के पेड़ से आम ही पैदा होना चाहिए, आम के पेड़ पे गोभी नहीं लग सकती, उसको कह रहे हैं हम समान। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं हूबहू, कंप्लीट हूबहू। जुड़वा का जो केस होता है वो अलग होता है। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है। ये बात आपको याद रखनी है। एक और बात है कि ह्यूमन बींग्स के अगर हम पढ़ रहे हैं, मानव में जनन पढ़ रहे हैं, तो मानव में हम मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों को अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। मानव की अगर हम बात करें तो मानव के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, एक प्रकार से सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जिसको आप हिंदी में कहते हो लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता यानी आप ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल की अच्छे से पहचान कर सकते हो। दोनों के करेक्टर आपको अलग अलग मिलेंगे, दोनों का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी आपको अलग अलग मिलेगा, आकारिकी है वो भी आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है, जैसे कोई एक करेक्टर मैं बताऊं, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेल होते हैं उनमें दाढ़ी आती है लेकिन फीमेल के पास दाढ़ी नहीं होती है। तो स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता है। ऐसा नहीं है कि पहचानने में दिक्कत आ रही। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर दो मक्खी बैठी है, मेल और फीमेल, इसमें स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता आप नहीं मॉडिफाई कर सकते हो, बता नहीं सकते हो। कैसे पहचानोगे? थोड़ा सेम सा हो जाता है ना। लेकिन मनुष्य में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में जैसे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर में एनसीईआरटी ने इस लैंगिक जनन की घटनाएं डाल रखी हैं। तो लैंगिक जनन की घटनाएं कौन कौन सी हैं, पहले हम इन चीजों को समझेंगे, देन उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। चैप्टर में आपको ये सब पढ़ना है, ये तो चैप्टर में आपको पढ़ना है लास्ट तक। इसमें आपको पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन डिटेल से पढ़ना है, जिसमें आपका शुक्र जनन और अंड जनन रहेगा। देन उसके बाद में आरत्व चक्र आपको पढ़ना है, निषेचन और अंतरोपण आपको पढ़ना है डिटेल से। डिटेल, ये जितने भी टॉपिक हैं वो डिटेल हैं, सारे डिटेल से है, यानी विस्तार से इनका अध्ययन करना है। सहग्रप्ता और भ्रूणीय परिवर्धन पढ़ना है, प्रसव और दुग्ध स्त्रवण पढ़ना है, ये तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, देन उसके बाद में चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि लैंगिक घटनाओं के पहले एनसीईआरटी ने एक और बात डाल रखी है कि जो मनुष्य जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, जरायुज प्राणी है, अंडज नहीं है। कैसे प्राणी है?
जरायुज, जरायुज है, मानव जरायुज है भाई। यानी मानव में जो मादाएं होती हैं वो जरायुज प्राणी में आती हैं। जरायुज प्राणी का मतलब समझ रहे हो? ये बाह्य वातावरण में अंडे नहीं देते हैं, निषेचित अंडे नहीं देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। जो बच्चे को जन्म देता है उसको जरायुज, और जो बच्चे को जन्म न देके निषेचित अंडे बाहर देता है उसको अंडज प्राणी कहते हैं। कौन सा प्राणी? अंडज प्राणी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं हैं, उनको आप डिटेल से समझोगे। ये एनसीईआरटी ने स्टार्ट में ही दे रखा है, तो हम डिटेल से समझते हैं। ये वो घटनाएं हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपकी जो ह्यूमन बींग्स है उनकी बॉडी में होती है, स्पेशली मेल के पास और फीमेल के पास। कुछ घटनाएं मेल से और ज़्यादा घटनाएं रिलेट करती हैं फीमेल से। फीमेल की बॉडी में ज़्यादा घटनाएं होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड शरीर होता है। ठीक है, तो उसका स्त्री जनन तंत्र भी कॉम्प्लिकेशन वाला होता है, जटिल होता है। हार्मोन्स की प्रोसेस भी जटिल होती है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही कोई, इतना तो आपको पता है, जायगोट बनता है ना जायगोट। जायगोट बनने के बाद उससे कोई भी बेबी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, लड़का या लड़की, ठीक है, यहां से यहां तक, इससे पहले एक और स्ट्रक्चर बना दूं मैं, जिसको आप कहोगे भ्रूण। और भ्रूण जो है वो बेबी में कन्वर्ट होता है। अब यहां से यहां तक भ्रूण बनने की जितनी भी घटनाएं हैं उनमें सब में माइटोसिस होगा। माइटोसिस समझ रहे हो? समसूत्री विभाजन। कौन सा? समसूत्री विभाजन। इनमें सब में समसूत्री विभाजन होगा। बच्चा बड़ा हो जाता है या लड़की बड़ी हो जाती है, देन उसको अब गैमिट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? गैमिट्स बनाने हैं। युग्मक यदि उसको बनाने हैं तो उसको अब अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। कौन सा करना पड़ेगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन ये करेगा, अर्धसूत्री विभाजन इसमें होगा। देन लड़के से जो गैमिट्स बनेंगे उसको आप कहोगे शुक्राणु, और मादा से जो बनेंगे उनको आप कहोगे अंडाणु। तो इनको आप गैमिट्स कह रहे हो, यानी इनको आप कह रहे हो युग्मक। क्या कह रहे हो? ध्यान रखें, आपसे यदि कोई भी पूछे बताओ मनुष्य के अंदर युग्मक कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे शुक्राणु और अंडाणु। जब आपसे ये पूछ ले कि भाई बताओ मनुष्य में पुरुष के पास कौन से युग्मक होते हैं, तो आप बताओगे शुक्राणु। कौन से बताओगे? और आपसे यदि पूछ ले कि मादा के पास कौन से युग्मक होते हैं, तो आप बताओगे अंडाणु। कौन से होते हैं? तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। अब शुक्राणु किसके पास बनेंगे? पुरुष के पास। और अंडाणु किसके पास बनेंगे? स्त्री के पास या मादा के पास। ठीक है, तो इनके बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। तो बहुत कॉमन सा टॉपिक है पहला, व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस। युग्मकों यानी शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऐसा कैसा इसको कॉपी में उतारना, मैंने लाइन टू लाइन आगे की बातें लिख दी है इसके अंदर। ठीक है, अब एक और चीज याद रखनी है, इसमें थोड़ा सा डिटेल और ले हम, वैसे तो हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी डिटेल और ले हम कि युग्मक जनन की आप बात करते हो तो युग्मक जनन आपके पास दो प्रकार का होता है। एक होता है शुक्र जनन और एक होता है अंड जनन। शुक्र जनन जो होता है उसमें शुक्राणु बनते हैं। अंड जनन जो होता है उसमें अंडाणु बनते हैं। ये बात है आप। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर शुक्र जनन कहाँ होता है और अंड जनन कहाँ होता है, व्हाट इज द लोकेशन। लोकेशन क्या है इनकी, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मेल होते हैं ना, मेल, उनका उनका जो जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र, उसमें एक ऑर्गन्स होता है जिसका नाम होता है टेस्टीज, यानी वर्षण। कौन सा होता है? वर्षण। ठीक है, वर्षण होता है। वर्षण के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर के लिए कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनको आप बोलते हो शुक्र जनन नलिका। इन शुक्र जनन नलिकाओं में स्पेशल प्रकार की सेल्स होती हैं दो। एक होती है सर्टोली सेल
और एक होती है शुक्राणु जनन सेल। वैसे आप इनको इंग्लिश में याद रखो, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं इसको। आप क्या कहते हो? स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान रखिए, स्पर्मेटोगोनिया आगे विभाजन करके और स्पर्म बनाती, और सर्टोली सेल इस स्पर्म को पोषण देती। सर्टोली सेल क्या करती है? स्पर्म को पोषण देती है, और ये क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है। तो इतनी बात आपको याद रखिए। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है पुरुषों में वो कहाँ होती है, तो आप एक ही नाम बताओगे कि सर वृषण के अंदर जो कुछ नलिकाएं होती हैं जिनका नाम होता है शुक्र जनन नलिका, वहां पर होती। क्लियर? देन फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर ओवरी होती है, एक जोड़ी अंडाशय। क्या होते हैं? अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय। इन अंडाशय के अंदर पुट्टक कोशिकाएं होती हैं। इन पुट्टक कोशिकाओं से लास्ट में अंडाणु बन जाता है। तो आप बताओगे कि जो मादा है, मादा में अंड जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है? अंडाशय की पुट्टक कोशिकाओं में। कहाँ होती है? अंडाशय की पुट्टक कोशिकाओं में। एक और चीज याद रखिए, शुक्राणु जो है वो लड़कों में जो शुक्राणु बनते हैं वो प्यूबर्टी के समय बनना स्टार्ट होते हैं। प्यूबर्टी जानते हो? यौनारंभ। क्या कहते हो आप इसको? यौनारंभ। और जो फीमेल है उनमें जो अंडाणु है वो जब फीमेल अपनी माँ के पेट में रहती है ना तभी बन जाती है। आधी स्टेज तभी कंप्लीट हो जाती है, देन आधी स्टेज वहीं पे रुक जाती है। फिर जब वो 13-14 साल की में आती हैं लड़कियां, देन वापस से उनमें अंडाणु बनना स्टार्ट होते हैं। एक और बात कि जो लड़के हैं उनमें शुक्राणु कब तक बनते हैं सर? टिल द लाइफ, ओल्ड एज तक बनते हैं उनमें। और जो फीमेल है उनमें अंडाणु कब तक बनेगा? 50 साल की एज तक सिर्फ। ये याद रखें आप। देन अगली बात आती है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पुरुष साथी होता है मादा के जनन पथ में शुक्राणुओं का स्खलन करता है, शुक्राणु छोड़ता है। ये वीर्य सेचन की प्रक्रिया है, वीर्य सेचन। क्या कहोगे आप इसको? ध्यान रखिए, इससे ये कंफर्म नहीं है कि निषेचन हो जाएगा, सिर्फ वीर्य को छोड़ना वीर्य सेचन कहलाता है। कंफर्म ये नहीं है कि निषेचन होगा या नहीं होगा। देन अगली बात आती है निषेचन। निषेचन के लिए आप कॉमन सी बात याद रखोगे, जैसे ये है, ये मादा जनन तंत्र है, ये अंडाशय है, ठीक है। अंडाशय से अंडाणु निकला, इधर से शुक्राणु जा रहे हैं, ये शुक्राणु है। यहाँ एक जगह होती है जिसका नाम होता है एम्पुला। जब दोनों सेम टाइम पर अगर यहाँ पे मिल जाते हैं तो ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। दोनों सेम टाइम पर मिलते हैं तो ही निषेचन की प्रक्रिया। जैसे ये मिल जाते हैं तो यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। चाहे इधर बना लो चाहे इधर, मैं इधर समझा। जाइगोट फिर आगे समसूत्री विभाजन करता है। पहले 2 सेल बनाता है, उसके बाद में 4 सेल बनाता है। जैसे 16 सेल की स्टेज आती है उसको आप कहते हो तूतक या फिर मोरूला। क्या कहते हो? मोरूला। ये मोरूला जो है यहाँ से माइग्रेट करता हुआ यहाँ तक आ जाता है। जैसे यहाँ तक पहुँचता है तो 32 कोशिकाओं की संरचना बन जाती है। ये 32 कोशिकाओं की संरचना जो होती है उसको आप कोरक पुट्टी कहते हो। क्या कहते हो? कोरक पुट्टी की बाहर की दीवारें, ये जो गर्भाशय की दीवारें उसके साथ अटैच हो जाती है, और गर्भाशय की दीवारें इस कोरक पुट्टी को ऐसे अंदर खींच लेती है। इस प्रक्रिया को आप रोपण कहते हो। क्या कहते हैं? कोरक पुट्टी के बाद में आगे गैस्टुला बनता है। गैस्टुला का मतलब होता है कि आगे अब गैस्टुलेशन होगा और 9 मंथ का टाइम यहीं पे लगेगा। ये गर्भावधि होती है। गैस्टुलेशन को आप क्या कहते हो? गर्भावधि। गर्भावधि होती है, गेस्टेशन पीरियड होता है गर्भावधि का।
तो गर्भावधि 9 महीने की चलती है, उसके बाद में प्रसव से बच्चा बाहर आ जाता है। तो निषेचन, फिर युग्मनज बनना फेलोपियन की एम्पुला में, कोरक पुट्टी का निर्माण होना, मोरुला बनने के बाद गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरक पुट्टी, हिंदी में आप क्या बोलोगे इसको, का निर्माण होता है। अंतरोपण, कोरक पुट्टी के बनने के बाद यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। गर्भावधि कितने दिन की होती है, महीना तो 9 है, दिन कितने बताओगे, 270 दिन। प्रसव यानी शिशु का जन्म। देन इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये कॉमन सी बातें थी जो आपको इंट्रोडक्शन टाइप से लेनी है। देन इसके बाद में हम आगे के जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।